तो एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है कि यहाँ पर एजुकेशन जो है बिल्कुल नगण्य है। अंदर से यही मकसद रहा कि जो है एजुकेशन में सब लोगों को जितना जो है अनपढ़ गँवार बना के रखा जाएगा, उतना दिन हम शासन कर पाएँगे। ये जो गंदी राजनीति है, वो चलता रहा जिसके कारण अररिया जो है एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत पीछे है। अब बिहार का सीमांचल कहा जाने वाला अररिया जिला और अररिया विधानसभा का ये नगर परिषद है और हमारे साथ डॉक्टर फरहत आरा बेगम हैं, जो जनसुराज की नेत्री हैं और अररिया की दावेदार हैं। ये पूर्व में प्राचार्य रही हैं गर्ल्स हाई स्कूल की, प्लस 2 स्कूल की, और इनका जो पूरा परिवार है वो एजुकेशन से जुड़ा रहा है। जाहिर-सी बात है कि जब लोग एजुकेटेड होंगे तो सारी जो समस्याएँ हैं उनका समाधान हो जाएगा। लेकिन विगत के कुछ वर्षों में जो बिहार के नेताओं ने किया है, लोगों को एजुकेशन से दूर रखा और उसकी सबसे बड़ा खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि लोग अनपढ़ होके पलायन की तरफ जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे जब आप एनएच पे खड़े हो जाएँगे, यहाँ से जो एनएच गुजरता है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बोलते हैं, अगर उस पे खड़े हो जाएँगे, तो शाम के टाइम में आपको जो बड़ी-बड़ी बस लगती है आगे दिल्ली की, उसमें ये दिखेगा कि मजदूर का पलायन होता कैसे है। तो बिहार अगर किसी चीज़ में नंबर 1 बना है, तो वो पलायन में बना है और ज़ाहिर-सी बात है इसके ज़िम्मेदार कहीं न कहीं हम भी हैं और वो हर लोग हैं जो ज़िम्मेदारी से वोट नहीं कर पाए, जात-धर्म के नाम पे बँट गए और यही कारण है कि यहाँ लोग धर्म के नाम पे, जात के नाम पे मौका का फ़ायदा उठाते रहे और वोट लेके विधायक, सांसद बनते रहे, उसके बावजूद काम नहीं हुआ। ये अररिया से अभी बीजेपी के सांसद हैं प्रदीप सिंह और कांग्रेस के यहाँ से विधायक हैं। निश्चित तौर पे प्रदीप सिंह डबल इंजन की सरकार के सांसद हैं और तीसरी बार कार्यकाल है प्रधानमंत्री जी का, बावजूद उसके यहाँ की जो विकास होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। यहाँ के जो किसान हैं, बाढ़ से परेशान है। इस इलाके में मक्का की बात कर लें, केले की बात कर लें और अगर मखाना की बात कर लें तो बड़े पैमाने पे खेती होती है, बावजूद उसके किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अभी जो बगैर मौसम की बारिश हो रही है, हमने भी देखा है कि मकई का फसल पूरी तरह बर्बाद हो गया है, तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन सरकार का ध्यान अगर आकृष्ट कराता है, कोई मीडिएटर की भूमिका निभाता है, तो बड़े जनप्रतिनिधि होते हैं, सांसद और विधायक होते हैं, लेकिन गलत लोगों के चुनाव जीतने की वजह से, जनता की जिम्मेदारी खत्म होने की वजह से ऐसे लोग जीतते हैं जिनको समाज की किसी परेशानी से कोई मतलब नहीं रहता है। हमारे साथ मैडम है, इनसे जानेंगे कि आज भी जो अररिया है, यहाँ की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है। इनकी पार्टी का जो 5 मुद्दा है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जानेंगे कि आपकी अररिया विधानसभा में आज भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया। देखिए अररिया जो है विधानसभा में जी। सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो जो है शिक्षा में रहा है। शिक्षा पर कई बार हमने भी लिखा है फीमेल इलिटरेसी इन कुल्हैया बिरादरी। मेरा भी रिसर्च वर्क रहा है। दूसरा जो हमने खोज किया वो इसी पे किया है। तो उससे प्रूफ हुआ कि जो है पूरी बिहार में, एक तो बिहार पिछड़ा है ही है, लेकिन बिहार में अररिया जो है साक्षरता दर जो है अररिया का सबसे कम है। और यहाँ पर जैसे हम अररिया विधान सभा को लेते हैं, यहाँ पे जो है पहला मतलब डॉक्टरेट हमने किया, जिसमें इस पूर्णिया कमिश्नरी में पहला डॉक्टरेट होने का अवार्ड हमको मिला। तो इसी चीज से और जो है यहाँ फीमेल जो है लेडी डॉक्टर जो है वो हमारी बहन डॉक्टर हुस्नारा वहाज रही और इसको 0 ही % कहिए कि मतलब 100 में 1 भी मतलब नहीं माना जाएगा इसको। और जो भी है मेरी ही फैमिली जो है कुल्हैया बिरादरी में सबसे हर एक चीज में, चाहे वो मेडिकल साइड हो या एजुकेशन हो या पॉलिटिक्स हो, मैं जितना भी जो है स्पेस बनता है, ग्राउंड बनता है, सारी चीज में हमारी जो फैमिली है उसकी भागीदारी रही। तो एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है कि यहाँ पर एजुकेशन जो है बिल्कुल नगण्य है। और यहाँ के जो पॉलिटिशियन रहे वो जो भी रहे हों, उनका नाम मैं नहीं गिनवाना चाहूंगी, सबका अंदर से यही मकसद रहा कि जो है एजुकेशन में सब लोगों को जितना जो है अनपढ़ गवार बना के रखा जाएगा, उतना दिन हम शासन कर पाएंगे। तो ये जो गंदी राजनीति है वो चलता रहा जिसके कारण अररिया जो है एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत पीछे है। अब हम हेल्थ में ले लेते हैं, यहाँ पे अगर आपके बच्चे को कुछ भी इस तरह की परेशानी होने से आप लेकर के अगर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहां आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा टाइम पे और डॉक्टर नहीं मिलेंगे या फिर वो सारी चीज की उसको अल्ट्रासाउंड कराना है, एक्सरे कराना है या सिटी स्कैन करना है, वो
कोई भी सुविधा अररिया में नहीं है। तो हेल्थ भी का भी जो हालत है बिल्कुल नगण्य है। हमने जो है अभी कई शिविर हमने लगाया हेल्थ में, जी, है ना? फ्री मेडिकल कैंप जिसमें कि मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे जो है मेरे घर में ही मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरी बहू सब डॉक्टर हैं। तो मैं हमारे बच्चे ही उसमें हेल्प किए और जहाँ तक कोई मतलब कोई बच्चा हेल्प किया डॉक्टर बन के, तो कोई बच्चा पैसा से दवा के सूरत में हेल्प करके जी, हम लोग फ्री मेडिकल कैंप लगाते रहे और उसमें इस तरह की परेशानी जनता का देखने को मिला, जिससे कि जो अच्छे इंसान है वो उसका आंख भर जाता है उस दर्द को देख आपके अररिया में आज भी जो बड़ी और गंभीर समस्या दिखती है, वो वाटर लॉगिंग की है, जल जमाव की है। थोड़े से पानी में ही पानी लग जाता है सब तरफ। तो इसके लिए आपके जो सांसद और विधायक हैं, कुछ काम नहीं। इस तरह अररिया का सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य रहा यही रहा कि यहाँ पे जितने भी मतलब अनपढ़ गवार जो भी रहे सारे लोग हमारे विधायक और सांसद बनते रहे और सब अपना फैमिली जो है जातिवाद नहीं परिवारवाद की राजनीति करते रहे। वो जनता के लिए सोचा ही नहीं, अररिया की विकास के लिए सोचा ही नहीं। आप शिक्षाई के क्षेत्र में देखिए एक मामूली डीएलएड कॉलेज अररिया में नहीं है। बच्चे जो है डीएलएड करने के लिए बाहर जा रहे हैं। एक बीएड कॉलेज नहीं है, एक पारा मेडिकल कॉलेज नहीं है कि बच्ची जो है नर्सिंग कर ले यहाँ से। तो ये सारी परेशानी को कभी यहाँ का प्रतिनिधि नहीं सोचा और सारे प्रतिनिधि का चाय का बगान है और बहुत बड़ा-बड़ा जो है वो लैंडलॉर्ड बन गए, प्रॉपर्टी के मालिक है। लेकिन जो है वो परिवारवाद उनका तो चलता रहा है और जो है दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता रहा और अररिया की जो जनता है वो क्या है अनपढ़ गंवार हो करके वो गरीबी रेखा के नीचे जाते रहे और यही कारण रहा कि अब हमारा 60% जो नौजवान है वो पलायन कर रहे हैं। वो मजबूर है। आप जिस फैमिली से आती हैं, उसमें बड़े-बड़े नेता हुए। आपकी अपनी फैमिली से कांग्रेस की विधायक हुआ करती थी। हाँ। आपकी चची थी, बिहार में मंत्री भी थी। हाँ। तस्लीमुद्दीन साहब के परिवार से भी हाँ, आपका रिश्ता है। रिश्ता है। हाँ। तो और आप शहनवाज हुसैन के भी आपका परिवार बहुत करीब रहा है। करीब रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस, आरजेडी और बीजेपी बड़े-बड़े लोगों के बीच आप लोग रहे हैं, बावजूद उसके आपने जन स्वराज को ही क्यों ज्वाइन किया? देखिए रिटायरमेंट से पहले जो है सभी पार्टी वाले हमसे संपर्क किए जी, और सभी ने ऑफर दिया जी, और मेरे रुझान को भी जानने की कोशिश किए। तो उस बीच से हम अपनी फैमिली से भी मिलाते रहे जी, और मेरा तालमेल किसी से नहीं हो पाया क्योंकि मेरा रुझान जो है हम बिल्कुल मेरा जो है एक बेटा जो है आप लोगों को बतला देना चाहते हैं आज कि बड़ा बेटा जो है मेरा विपिन कुमार विश्वास है जो त्रिवेणीगंज डीएसपी है। तो वैसे ही जो है विपिन कुमार जैसे मेरे बहुत बेटे हैं जो कि बिहार में बहुत बड़े-बड़े पोस्ट पर हैं। और मेरा जो है कभी भी हिंदू मुस्लिम मतलब जाति क्या होता है वो मेरा परिवार नहीं जाना। मेरे दादा हम और दादा और मेरे चचा जितने भी रहे, मेरे चचा जो है धोती पहनते थे और उनके साथ जितने भी उनके दोस्त आते थे, कांग्रेसी सब आते थे, तो सभी को हम लोग काका बोलते थे उस टाइम में। तो हम लोगों के का फैमिली थोड़ी अलग तरह का रहा और थोड़ा ब्रॉड रहा जाति के मामले में। हम लोगों की बस एक धर्म को मान के चले कि वो इंसानियत है बिल्कुल। और भारतीयता ही मेरी पहचान है। आप जन स्वराज से दावेदार हैं, आपने आवेदन भी किया है और आपके नाम पे जो आपकी ही पार्टी और विपक्ष भी आपका एकजुट है, ये मानता है कि पढ़ी लिखी हैं और बुद्धिजीवी वर्ग से आती हैं, तो निश्चित तौर पे मौका मिलना चाहिए। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके आपको विधायक बनाती है, चुनाव जिताती है, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी अररिया की? सबसे पहले तो हम एजुकेशन पे जोर देंगे क्योंकि एजुकेशन से जुड़े रहे हमको राजकीय राष्ट्रीय सम्मान मिला है और मेरा पहला पहल होगा कि हम यहाँ डीएलएड बीएड कॉलेज खोलेंगे जिसके लिए हम जमीन लेकर के पहले रखे हुए हैं। मुरबल्ला में मेरा 5 बीघा का प्लॉट लिए हैं बीएड कॉलेज के लिए और भी पारा मेडिकल और बाद में हम फिर मेडिकल से उसको जोड़ेंगे। पहली जो आपकी प्रायोरिटी होगी वो एजुकेशन होगा और दूसरा फिर हम हेल्थ में सुधार करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ का पानी में आयरन है और बहुत सारी परेशानी है अररिया वासियों के साथ, तो उन सारी चीज पर हम जहाँ-जहाँ भी होगा संपर्क स्थापित करके और इसको दूर करने की कोशिश करेंगे
और अररिया का जो विकास है वो मेरा जो है जिंदगी का आखिरी मकसद होगा। जी। अब जो बाकी जिंदगी है वो अररिया के वालों के लिए है और उनके विकास के लिए। आप अररिया की जनता से क्या अपील करेंगी? अररिया की जनता से इस बार तो हम जो है पूरे दिल से उनसे जो है एक रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वो ऐसे इंसान की जो है इस बार चुनाव करें जो उसकी बात को विधानसभा में उठा सके और उसके विकास के बारे में आवाज उठा सके और सरकार से अपने अररिया के विकास का और अररिया वालों को उसका हक हकूक को दिलवा सके। चलिए, डॉक्टर फरहत आरा बेगम साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम, ये थी डॉक्टर फरहत आरा बेगम, जो अररिया से जनसुराज की नेत्री है और दावेदार है। और अररिया का जो परिसीमन है, निश्चित तौर पे जो कुलहिया समाज होता है, अगर उस समाज से कोई नेता आते हैं या पार्टी कोई भी उनको टिकट देती है तो ये अररिया जीतना बहुत आसान हो जाता है। इनके नाम पे जो सहमति बनती है वो आम नेताओं की बनती है, पक्षों विपक्षों किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और सब लोग एक सुर में कहते हैं कि निश्चित तौर पे अगर जनसुराज किसी एक महिला को अगर टिकट देता है, पूरे जिला में अगर एक सीट मिलता है तो वो अररिया होना चाहिए और डॉक्टर फरहत आरा बेगम को ही मिलना चाहिए। यह की जनता से भी हमारी एक अपील है कि आपके बीच विकल्प के तौर पे पढ़ी लिखी और आपके घर की एक महिला है, निश्चित तौर पे आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अच्छे लोगों को मौका मिलना चाहिए, वरना जो स्थिति विगत कई सालों से आपके यहाँ चल रही है उसका समाधान नहीं हो पाएगा। समाधान करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है वो ये होता है कि आदमी पढ़ा लिखा हो, बुद्धिजीवी हो, सोचने समझने की सलाहियत हो। लेकिन ये बिहार का दुर्भाग्य कहेंगे कि ऐसे नेताओं को थोप दिया जाता है जो एजुकेटेड भी नहीं होते हैं। और सबसे गंभीर समस्या यहाँ ये उत्पन्न होती है कि जब सांसद और विधायक बनते हैं तो वो अपने परिवार का सोचते हैं, लेकिन इनके साथ एक प्लस पॉइंट है कि जिंदगी जीने के लिए परिवार के साथ, चूंकि इनको ही पेंशन मिलता है, जो रिटायरमेंट है इनका वो सरकारी जॉब से है, तो निश्चित तौर पे परिवार भी सेटल है और पारिवारिक लायबिलिटीज नहीं है। तो जनता को यह तय करना है कि आप ऐसे लोगों को विधायक ना बनाए जो अपने परिवार का सोचते हो, ऐसे लोगों को विधायक बनाइए जो आपके परिवार के लिए सोचते हो। जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं उनको मुख्यधारा में कैसे लाया जाए उस पर विचार करना है। लेकिन प्रशांत किशोर को भी यह तय करना होगा कि आपकी पार्टी में विगत कुछ दिनों में जो स्थिति हुई है, अगर वही स्थिति बनी रही तो जिस स्पीड में आप आगे आए थे, शायद लगता है कि आगे कोई स्पीड ब्रेकर होगा और आप रुक से जाएंगे। तो निश्चित तौर पे आपको ऐसे लोगों पे ही दांव लगाना होगा, ऐसे लोगों को ही कैंडिडेट बनाना होगा जो अपने व्यक्तिगत वोटों से भी आपको चुनाव जिता सके। और अगर आप किंग नहीं बनते हैं बिहार में तो इन जैसे लोगों की मदद की बदौलत आप किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं।